जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम 25 डेज़ में सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो के एंड में हम आपके लिए टॉपिक से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ मैटर इक्विलिब्रियम हम दोनों को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बॉयल्स लॉ के बारे में। तो बॉयल्स लॉ क्या है दोस्तों, जिसमें हम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें क्या है दोस्तों, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, टेम्परेचर क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो टेम्परेचर remains constant, the volume of a gas is inversely proportional to the pressure। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो इन्वर्सली दोस्तों किसका इन्वर्सली होगा, प्रेशर का। यहाँ पे दोस्तों मैंने मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बना रखा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम जो होगा गैस का वो क्या होगा, इन्वर्सली होगा प्रेशर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे दोस्तों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो दोस्तों ये इक्वेशन कहाँ चल जाएगी, ये पी परे चल जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पीवी। और इस साइन को हटाने के लिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो पी वी इजिकल टू के। दोस्तों ये बन गया हमारे पास पी वी इजिकल टू के। तो दोस्तों ये याद रखना कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास चार्ली लॉ, ठीक है। और जो ग्राफ बनता है दोस्तों, इसमें ग्राफ बनता है हमारे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। किसके बीच बनता है दोस्तों, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। मतलब यहाँ अगर यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम होगा। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच इसमें ग्राफ बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, आइसोथर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चार्ली लॉ। चार्ली लॉ क्या होता है दोस्तों, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है दोस्तों। ये बात याद रखने की, प्रेशर क्या होता है दोस्तों, इसमें कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों, टेम्परेचर के। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। फिर से दोस्तों अगर प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाना तो v इजिकल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, इसकी जगह हम के कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, v इजिकल टू के टी। और दोस्तों अगर k की वैल्यू निकालनी होगी, k की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, v अपॉन टी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका चार्जेस लॉ। और इसमें ग्राफ बनता है दोस्तों प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, आइसोकोर भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, आइसोकोर भी बोलते हैं। ये तीनों लॉ हमारे एचपी टेट से इंपॉर्टेंट है। एचपी टेट के लिए दोस्तों कोई सा भी लॉ कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बॉयज लॉ क्या है, इसकी मैथमेटिकली इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी है ये भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में देखी गई है, एग्जाम में देखी गई है। तो दोस्तों बॉयज लॉ, चार्ली लॉ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एवरोगैद्रो नंबर लॉ। एवरोगैद्रो लॉ तक टेम्परेचर और प्रेशर इसमें दोनों कांस्टेंट रहते हैं दोस्तों, टेम्परेचर और प्रेशर। उसमें सिर्फ टेम्परेचर, बॉयज लॉ में क्या था दोस्तों, टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ली लॉ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। एवरोगैद्रो लॉ में क्या था दोस्तों, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते दोस्तों। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा दोस्तों, सब में वॉल्यूम ही निकाल रहे थे हम। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स। किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा हमारे पास दोस्तों। मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इसका, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स। ये है हमारा एवरोगैद्रो लॉ। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के लॉ से हमारे पास दोस्तों क्या बनी, आइडियल गैस इक्वेशन बनी है। इन तीनों को मिला के हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनी दोस्तों, आइडियल गैस इक्वेशन बनी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है दोस्तों, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या था दोस्तों, बॉयज लॉ था हमारे पास। बॉयज लॉ में क्या था, वीज दोस्तों, वीज वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ठीक है, ये था दोस्तों हमारे पास बॉयज लॉ। चार्ली लॉ क्या था दोस्तों, वीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी। ठीक है, और एवरोगैद्रो लॉ क्या था दोस्तों, वीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ, वीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना था दोस्तों, एन था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तीनों लॉ जो थे, इसी से हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बनी थी है दोस्तों। तो क्या बनी थी दोस्तों, वी सब में कॉमन था। तो जब बॉयज लॉ था तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, 1/p था दोस्तों। ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था दोस्तों, टी था, तो टी लिख दिया मैंने यहाँ पे। और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था दोस्तों, एन था, तो मैंने क्या लिख दिया, एन। ठीक है दोस्तों, इस पी को परे ले जाते हैं, फिर क्या बनता है दोस्तों, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एन टी। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला प्रोपोर्शनल वाला साइन हमने हटाना, तो क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनी थी इक्वेशन, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। तो दोस्तों इक्वेशन क्या बनी थी, पी वी, अब ये वाला साइन हमने हटाना, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं। तो क्या बना दोस्तों, एन आर टी, यही हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है दोस्तों। ठीक है, और इसमें आर जो है दोस्तों, ये हमारा गैस कांस्टेंट है। आर क्या है हमारा दोस्तों, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कई बार एग्जाम में आ जाती है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू ज़रूर याद कर लेना। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 8.314। कई बार दोस्तों न्यूमेरिकली आ जाता है इससे, तो उसमें भी आर की वैल्यू हमारे को भरनी पड़ती है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यू याद कर लेना। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास दोस्तों, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, या कई जगह दोस्तों, इसमें कई जगह अगर आपने लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेनी होगी दोस्तों, इसकी वैल्यू बन जाती है हमारे पास 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक के इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वैल्यू हम याद कर लेना, यहाँ पे दोनों वैल्यू मैंने लिख रखी है। तो यही था हमारा दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन। हमारे तीनों लॉज को जब कंबाइन करके जो इक्वेशन बनी वो दोस्तों क्या थी हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन। 3 लॉ कौन कौन से दोस्तों हमारे पास, बॉयज लॉ, चार्ली लॉ और एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, वैसे ये तो अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं गया है अभी किसी भी एग्जाम में, टैट वाले एचपी टैट के एग्जाम में, तो दोस्तों मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन कि डेंसिटी और मोलर मास के बीच रिलेशनशिप क्या है दोस्तों। अगर आएगा भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप भी दोस्तों क्या होता है हमारे पास, ये रो, इसको क्या बोलते हैं हम, रो, जिसको हम डेंसिटी मेजर करते हैं, रो आर टी अपॉन एम, ये दोस्तों इसका रिलेशनशिप है। अगर एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं, पर फिर भी आप ध्यान रखना इसको कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इक्वेशन दोस्तों ये कैसे ड्राइव होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी था। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, हम एन पी वी इक्वल टू एन आर टी है। ठीक है दोस्तों, तो एन होते नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम दोस्तों, पी वी इक्वल टू मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये दोस्तों हमने किया अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो गिवन मास को हमने छोटे एम से डोनेट किया और मोलर मास को हमने बड़े एम से डोनेट किया, इक्वल टू आर अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, हमारे पास वॉल्यूम है, इसको भी हम परे ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, पी इक्वल टू एम अपॉन वी एम इंटू आर टी। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। और एम अपॉन वी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी। मास पर वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी। तो ये आ जाती है दोस्तों पी इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम आ जाएगी दोस्तों। इसको रो बोल देखना, यहाँ पे पी मत समझ लेना इसको दोस्तों, क्या है रो। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है, हमारा डेंसिटी भी आ गई दोस्तों इसमें और मोलर मास भी आ गया। कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है दोस्तों इससे, मैंने तब ये करवाया, पर अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन दोस्तों ये हमारे पास जब हम इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं, तो दोस्तों ये काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, 1/3 एम एन यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कई जगह आपने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी तो हम 1/2 एम वी स्क्वायर देखिए, पर दोस्तों कई एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों उसका आंसर होना था हमारे पास ये वाला हाफ 1/3 एम एन यू स्क्वायर। इसमें दोस्तों यू स्क्वायर क्या है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। कई बार दोस्तों इसका रिलेशनशिप हमारा 3/2 आर टी भी है। ठीक है दोस्तों, रिलेशनशिप मैं ड्राइव नहीं करवाऊंगा, तो आप रिलेशनशिप को याद ही कर लेना इसका। हमारे पास 3/2 आर टी भी हमारे पास रिलेशनशिप है इसका। और काइनेटिक गैस इक्वेशन कितनी दोस्तों, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये मोस्ट प्रोबेबली स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दोस्तों वो तीनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इससे भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं एचपी टेट में आते हुए, मेडिकल या नॉन मेडिकल वालों को किसी को भी आ जाता है केमिस्ट्री पोर्शन में इसमें क्वेश्चन। वैसे मोस्टली टाइम तो दोस्तों नॉन मेडिकल वालों को ही आया है इससे क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पीड क्या होती है दोस्तों, दी स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। दी ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं। तो दोस्तों हर एक की वैल्यू है, तो मोस्ट प्रोबेबली की वैल्यू होती है दोस्तों √2 आर टी अपॉन एम। ये वैल्यू आपको दोस्तों याद रखनी ही पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी की स्पीड क्या है दोस्तों, √2 आर टी अपॉन एम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स
ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, इसमें हम एवरेज लेते हैं स्पीड का, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी जो स्पीड है उनका हम एवरेज लेते हैं दोस्तों। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, v इक्वल टू √8 RT/πm। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये तीनों वैल्यू दोस्तों कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूछा होगा कि रूट एवरेज स्पीड की वैल्यू बता दो। तो दोस्तों वैल्यू क्या है, 8 √8 RT/πm। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है दोस्तों u इक्वल टू √3 RT/m। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, √3 RT/m। तो स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट गैस। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, u इक्वल टू √3 RT/m। दोस्तों मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करवाऊंगा जो हमारा HP टैट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। दोस्तों इन तीनों की वैल्यू याद कर लेना, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबली स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबली स्पीड होती है हमारे पास √2 RT/m। एवरेज स्पीड की होती है दोस्तों √8 RT/m। और दोस्तों रूट मीन स्क्वायर की होती है दोस्तों √3 RT/m। ठीक है दोस्तों, ये तीनों वैल्यू याद करो। ये ऑप्शन में दोस्तों हमेशा तीनों वैल्यू दी जाएगी, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रूट मीन स्क्वायर की किसकी थी, एवरेज की कौन सी थी और हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली की कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली स्पीड थी उनकी रेशियो 1 होती है दोस्तों, एवरेज की होती है 1.128। और दोस्तों मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू थी वो होती है दोस्तों 1.224। ठीक है, और उससे कम होती है दोस्तों हमारे पास एवरेज स्पीड की, एवरेज की होती है दोस्तों 1.128। और सबसे कम होती है दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली स्पीड की उसकी कितनी होती है दोस्तों 1 होती है। तो कई बार क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बन जाता है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है दोस्तों, या सबसे ज़्यादा रेशियो किसकी है, किसकी सबसे ज़्यादा रेशियो दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर की। अगर आपको नहीं याद होता तो आप दोस्तों ऐसे याद कर लेना, RAM, रैम, राम। ठीक है दोस्तों, राम से याद कर लेना कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एवरेज स्पीड की होती है दोस्तों, और सबसे कम किसकी होती है, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड की। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है हमने। ठीक है दोस्तों, ये अल्फ़ा किससे, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड, वी दोस्तों एवरेज स्पीड, और आयु हम किससे डोनेट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ने वाले हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसकी कई बार वैल्यू आ जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टेबल भी बना रखा है। जेड इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, पी इक्वल टू NRT। जब दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन होगी तो जेड की वैल्यू दोस्तों 1 होती है, जेड की वैल्यू कितनी होगी 1, तो PV किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, अपने आप ही NRT के बराबर होगा। PV किसके बराबर हो जाएगा, अगर जेड की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NRT आएगा। तो दोस्तों PV इक्वल टू NRT कौन सी इक्वेशन होती है दोस्तों, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है। इसलिए जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास कौन सी गैस होगी दोस्तों, आइडियल गैस इक्वेशन होगी। नेक्स्ट दोस्तों, अगर जेड की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है, अगर जेड की वैल्यू 1 से छोटी है तो दोस्तों उसमें डेविएशन होती है, नेगेटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन होती है दोस्तों, नेगेटिव डेविएशन होगी। और अगर जेड की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन होगी दोस्तों, पॉजिटिव डेविएशन होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर जेड की वैल्यू दोस्तों कम है तो द गैस इज़ मोर कंप्रेस्ड, गैस क्या होगी, ज़्यादा कंप्रेस्ड होगी। अगर जेड की वैल्यू 1 से कम है तो उसको हम ज़्यादा दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस होगी। और अगर जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो वो लेस कंप्रेस होगी। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि अगर जेड की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा है तो गैस क्या कंप्रेस हो जाएगी, तो दोस्तों वो कम कंप्रेस होगी। ठीक है दोस्तों, और अगर जेड की वैल्यू हमारे पास 1 से कम है तो ज़्यादा वो गैस दोस्तों क्या होगी, मोर कंप्रेस हो जाएगी। तो ये था हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आगे दोस्तों हमारे पास रियल गैस इक्वेशन आ जाती है, जिसमें हम वंडरवाल इक्वेशन को ही दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन में ही हम करेक्शन टर्म करते हैं दोस्तों। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी दोस्तों, हमारा PV इज इक्वल टू NRT थी दोस्तों। तो हम दोनों में चेंज करते हैं, यहाँ पे प्रेशर में भी चेंज करते, करेक्ट करते, और वॉल्यूम को भी हम करेक्ट करते हैं रियल गैस इक्वेशन के लिए, क्योंकि दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन एग्जिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तो बहुत कम क्या दोस्तों, ये
एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। तो रियल गैस इक्वेशन को दोस्तों हमारे को प्रेशर में भी चेंज लाना पड़ता है और वॉल्यूम में भी चेंज लाना पड़ता है, करेक्शन करनी पड़ती है दोस्तों इनकी। जब हम वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं वी माइनस एन बी। वॉल्यूम को क्या लिख लेते हैं दोस्तों, वी माइनस एन बी लिख लेते हैं, ठीक है, बी इजिकल टू वी माइनस। और अगर हमारे को प्रेशर में चेंज लाना तो इसको लिखते हैं हम पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर। ये जो हमारे पास दोस्तों ये क्या है, करेक्शन टर्म है। ये क्या है हमारे पास दोस्तों, करेक्शन टर्म है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन से जब हम रियल गैस इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें हम कौन कौन से टर्म को करेक्ट करते हैं। तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को हम दोस्तों करेक्ट करते हैं। और वॉल्यूम को जब हम करेक्ट करते हैं तो वी माइनस एन बी लिखते हैं, और प्रेशर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन, क्या थी, पी वी इजिकल टू एन आर टी थी दोस्तों। तो पी वी, पी को क्या लिखा था हमने दोस्तों, प्रेशर जब हमने ठीक किया करेक्ट किया तो पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर लिखा था, ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम को क्या लिखा था हमने, वी माइनस एन बी लिखा दोस्तों, ठीक है, विच इज इक्वल टू एन आर टी दोस्तों। यही हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये वाली दोस्तों। और अगर हमने नंबर एक मोल्स के लिए निकालनी हो तो दोस्तों एन हट जाता है तो क्या बचेगा, पी प्लस ए एन स्क्वेयर था दोस्तों, यहाँ पे ए ही बचेगा, ए अपॉन वी स्क्वेयर, ठीक है। और वहाँ पे वॉल्यूम क्या था, वी माइनस एन बी था, तो एन तो हट जाएगा तो वी माइनस बी बच जाएगा। इजकल टू एन आर टी था तो एन हट जाएगा तो क्या बचेगा, आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, जब एन की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इजकल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस दोस्तों। अब इनकी यूनिट भी आ जाती है, यूनिट हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इनकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो इनकी यूनिट होती है वी माइनस एन बी। वॉल्यूम की जब हमने यूनिट निकाली करेक्शन टर्म की, तो वी माइनस एन बी इजिकल टू 0 मान लेते हैं हम। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम पर चल गया तो माइनस का बन गया, ठीक है। और एन किसका दोस्तों, माइनस का था, अपॉन मल्टीप्लाई करा था, पर जाके क्या करेगा दोस्तों, डिवाइड करेगा। तो माइनस का था, माइनस का होगा तो वी अपॉन एन आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है दोस्तों, लीटर। वॉल्यूम हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। मोल की यूनिट्स क्या होती है दोस्तों, एन की क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मोल ही होती है, तो लीटर पर मोल इनवर्स टर्म की। कई बार दोस्तों इसको बी से डिनोट करते हैं। और अगर हमारे को इसकी निकालनी हो दोस्तों प्रेशर की, तो क्या है दोस्तों, पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, पी वी स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर आ जाएगी दोस्तों। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पी वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आ जाएगी, सॉरी दोस्तों क्या आ जाएगी ए की वैल्यू, मैं दोबारा करता हूँ, वहाँ पे आपको एक बार नहीं समझ आ रहा, पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से हमारे को ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पी वी स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एन स्क्वेयर कहाँ चलेगा, अपॉन में चल जाएगा, तो पी वी स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक, ए टी एम लिख लेते हैं हम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर में लिखा तो लीटर स्क्वेयर आ जाएगा। एन मोल की, एन की यूनिट क्या होती है, मोल, तो मोल स्क्वेयर था तो मोल माइनस 2, या दोस्तों इसकी यूनिट ऐसे हो सकती है, एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वेयर इन ए मोल माइनस 2, मोल -2 नहीं आएगा दोस्तों, मोल 2 ही आएगा। और अगर हमने इसको ऊपर ले गए अपॉन से ऊपर तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स 2। तो दोस्तों ये इसकी यूनिट आ गई, यहाँ पर मैंने लिख रखी है, यूनिट से क्वेश्चन आ जाता है। मैं इंपॉर्टेंट आपको साथ साथ बताता रहूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको पता चल जाए कि इस यूनिट से या इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट और क्या पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम पढ़ेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या होती है दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस टू दी फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब हमारे फ्लो ऑफ लिक्विड को क्या करना है, रजिस्ट करना। रजिस्ट होता है रोकना, जो फ्लो ऑफ लिक्विड को रोकती है उसके क्या बोलते हैं हम दोस्तों, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि विस्कोसिटी का हमारे पास
टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी यहीं पे हम कंप्लीट करवा लेंगे दोस्तों। ये हमेशा याद रखना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोस्तों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/T। ठीक है दोस्तों, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होएगी, विस्कोसिटी कम होएगी। वो कैसे दोस्तों, मान लो ये हमारे पास कोई एक लिक्विड, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है ऐसे थोड़े नज़दीक नज़दीक है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया दोस्तों, यहाँ क्या लगे हमने, आग जैसे लगा दी तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे दोस्तों, थोड़े दूर दूर होंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो दूर दूर हो गए तो दोस्तों घनत्व, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। तो विस्कोसिटी क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो मतलब जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। अब विस्कोसिटी प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है दोस्तों, तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी भी बढ़ती है। विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों, हिंदी में बताऊं तो घनत्व। जितना जो ज़्यादा घना होगा उतना ज़्यादा विस्कस होगा दोस्तों। तो अगर हम प्रेशर में बात करें तो दोस्तों ये पहले यहाँ पे थे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमने क्या किया, इस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया, इस पर क्या कर दिया हमने, एक पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। नज़दीक आ जाएंगे तो ज़्यादा घने हो जाएंगे, घने हो जाएंगे तो मतलब जैसे जैसे वो विस्कोस ज़्यादा हो गए, मतलब विस्कोसिटी बढ़ गई। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है दोस्तों। ये दोनों टर्म में याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम दोस्तों, ये हमारा सारा +1 का था टॉपिक हमारे पास, स्टेट ऑफ मैटर भी और इक्विलिब्रियम, ये दोनों दोस्तों +1 में है टॉपिक। तो हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम क्या है दोस्तों, इक्विलिब्रियम होता है हमारा, इट स्टेट्स दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब टाइम के साथ हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलती नहीं है, मतलब बदलती नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं दोस्तों। इक्विलिब्रियम को हम ऐसे एक हाफ एरो से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। या दोस्तों कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें हेनरी लॉ दोस्तों, हेनरी लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट है। द मास ऑफ ए गैस इज डिजॉल्व इन डेफिनेट मास ऑफ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये हमारा हेनरी लॉ है दोस्तों। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, इससे दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। केपी और केसी का रिलेशनशिप, तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे डेरिवेशन तो करने वाले हैं नहीं, मैं डायरेक्ट आपको रिलेशनशिप बता दूंगा। क्या रिलेशनशिप इसमें, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है दोस्तों, क्या रिलेशनशिप इसका, क्या रिलेशनशिप है दोस्तों, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन दोस्तों। और डेल्टा एन क्या है दोस्तों, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं किसी इक्वेशन के, जो इक्वेशन के पीछे लगे, जैसे यहाँ पे दोस्तों 2 लगा, यहाँ 3 लगा, ये क्या होते हैं, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकलती है दोस्तों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकलती है दोस्तों, डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकलती है हमारे पास, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू निकलती है दोस्तों। तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या इसका रोल है। ठीक है दोस्तों, इस रिलेशनशिप का। तो कई बार एक इक्वेशन आई थी दोस्तों, N2 + 3H2, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या बनाया इन्होंने, 2NH3 बनाया। तो इसमें दोस्तों बोला था कि Kp और Kc की वैल्यू निकालो। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले हमारे को डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन यहाँ से देख लेना हमारे पास क्या इक्वेशन थी। तो इसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या होगी दोस्तों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसमें दोस्तों प्रोडक्ट कितना है प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं इनकी वैल्यू, प्रोडक्ट कितना दोस्तों 2 है, माइनस रिएक्टेंट कितना है दोस्तों, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 3 + 1 है। रिएक्टेंट कितने 4 है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे 1 होता है। तो कितने रिएक्टेंट 4 है, तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 2 - 4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -2। मतलब डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -2 आ गई। केपी और केसी रिलेशनशिप क्या था दोस्तों, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी इंटू डेल्टा एन। तो दोस्तों केपी अपॉन केसी, इस केसी को हम कहाँ लेंगे, इसके अपॉन में लेंगे। तो कहाँ यहाँ क्या बचा दोस्तों, आर टी की पावर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी, तो आर टी की पावर -2।
ठीक है दोस्तों, क्या बचा तुम्हारे पास के पी अपॉन के सी, और आर टी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -2 आ गई। तो दोस्तों अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम के पी अपॉन के सी इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर माइनस में हो पावर तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, अपॉन। क्या मतलब होता है इसका, अपॉन। तो माइनस में तो 1 अपॉन आर टी का स्क्वायर, 1 अपॉन आर टी का स्क्वायर दोस्तों। तो अपॉन माइनस का मतलब क्या होता है, अपॉन के नीचे, तो अपॉन से नीचे ले गए हम, 2 था तो 2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ये वाला न्यूमेरिकल आया था दोस्तों, मैंने यही लिख दिया है ये वाला न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, के पी के सी सी दोस्तों। इसमें के पी इज, इसमें हमारे को बोला है डिटरमाइन दी के पी की वैल्यू निकालनी है, जिसमें एक इक्वेशन दी दोस्तों हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। इसमें दोस्तों याद रखना, ए क्या है हमारे पास, गैस में, और बी क्या है हमारे पास, सॉलिड में। तो ए क्या है हमारे पास दोस्तों, गैस में है, बी क्या हमारे पास, सॉलिड में है, ये हमारे पास गैस में ठीक है दोस्तों। इसमें डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 - 1। तो आप तो बोल लेंगे सर कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, तो 2 - 2 0 आ जाएगी। नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स को हम लेते नहीं दोस्तों, तो बी को ही हम लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 - 1 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या था हमारे पास, जिसमें हमारे को दोस्तों के पी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दी है। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। रिलेशन खुद कर लेना दोस्तों, मैं आपको करवा देता हूँ न्यूमेरिकल कैसे होगा। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, जिसमें हमारे को के सी की वैल्यू कितनी दी दोस्तों, 49 दी है। ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 होती है स्टैंडर्ड टर्म में, पर दोस्तों यहाँ पे हमने जब केल्विन में बात करेंगे तो इसको हमारे को किस में लेना पड़ेगा, 0.0, जो मैंने दूसरी वैल्यू लिखाई थी ना दोस्तों 821, इसमें लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पे कितना दिया, 127 केल्विन दिया, कितना दिया 127 केल्विन। जब दोस्तों इसके हम 120 डिग्री सेल्सियस दिया, सॉरी दोस्तों क्या दिया, 127 डिग्री सेल्सियस दिया। सेल्सियस हम केल्विन बनाते तो दोस्तों मैंने करवाया था आपको, क्या करते हैं हम 273 प्लस करते। तो 273 जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 400, कितना आ जाएगा दोस्तों 400। तो मल्टीप्लाई 400, ठीक है, इसकी पावर कितनी आएगी दोस्तों 1, डेल्टा एन की पावर कितनी थी 1 थी दोस्तों। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि 49 क्या था के सी, 0.0821 आर था, 400 क्या हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू कैसे 400 आई दोस्तों, 127 डिग्री सेल्सियस था, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। तो 273 क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, 7 3 जा 10 की 0 1 हासिल, 7 2 जा 9 और 10 की 0 1 हासिल, तो 400 आ गई दोस्तों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻3। ठीक है दोस्तों, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है इससे, वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं वैसे टैट में डालने के, पर अगर आ गया तो दोस्तों इसको कर लेना, के पी के सी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये वाला तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वैल्यू बताई आर टी की, के पी रेशो के सी की वैल्यू कितनी आती है, उसमें हमारे को सिर्फ डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट में अगर मान लो 2 यहाँ पे, तो 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने दोस्तों, 3 इसके थे 1 इसका, तो 2 - 4, तो कितने हुए दोस्तों, 2 - 4 हो गए -2। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ली चार्टियर प्रिंसिपल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ली चार्टियर प्रिंसिपल मैं आपको एक सिंपल से टर्म में समझाता हूँ दोस्तों, कि मान लो एक तराजू तो आपने देखा होगा दोस्तों, ये एक तराजू है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक तराजू है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वेट बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये ज़्यादा झुक जाएगा निचली साइड को, मान लो यहाँ पे 10 kg डालें, यहाँ पे 5 kg है। ठीक है दोस्तों, अब बैलेंस तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, हमारे को अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे को कितना डालना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे को 10 बनाना पड़ेगा, मतलब 5 और डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ली चार्टियर प्रिंसिपल बोलते हैं, कि इफ़ इट सेड दैट इन चेंज ऑफ एनी फैक्टर, अगर कोई फैक्टर चेंज हो जाता है, टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, हमारे को इक्विलिब्रियम सिस्टम कैसे डिटरमाइन करेंगे, फिर करेंगे हम दोस्तों, चेंज इन सच अ मैनर दैट रिड्यूस और काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, मतलब उस इफेक्ट को हम क्या करेंगे, काउंटरएक्ट करेंगे, ताकि वो क्या रह जाए दोस्तों, बैलेंस में रहे। जैसे मैंने समझाया दोस्तों, ये तराजू था, यहाँ पे अगर 10 kg है,
यहाँ कितना 10 किलो है और यहाँ पे कितना दोस्तों 5 किलो है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये वाला अनबैलेंस है। तो हम हमारे को कोई हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर आया कि जिसकी वजह से ये क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया हमारे पास। यहाँ कितना आ गया 10 केजी आ गया, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया दोस्तों, या प्रेशर आ गया, कंसनट्रेशन आ गई, या टेम्परेचर, उसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, ये यहाँ पे वेट बढ़ गया। इस वेट को कम बराबर करने के लिए हमारे को दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ 5 मतलब 5 और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये वेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लीच आर्टिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इस पे दोस्तों इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों मान लो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, CO प्लस 3H2 गिव राइज टू क्या देते हैं हमारे पास दोस्तों, CH4 प्लस वाटर देते, क्या देते, CH2 4 प्लस वाटर देते। दोस्तों देखो यहाँ पे CO प्लस 3H2 था, तो कितने मॉलिक्यूल्स हुए यहाँ पे दोस्तों, 3 इसके 1 इसका 4, और पर क्या बना दोस्तों, CH4 प्लस H2O, मतलब कितने मॉलिक्यूल बने, एक CH4 का और एक वाटर का, तो यहाँ कितने बने, 2 वॉल। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या कम है, तो इस कम को भी तो बराबर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से इक्विलिब्रियम हमारे को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, समझ आ गया दोस्तों। क्या था हमारे पास, CO, अगर यहाँ पे मान लो 4 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है दोस्तों, यहाँ पे कितने, 2 है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होएगा, आगे को शिफ्ट होएगा, ताकि क्या होगा कि यहाँ से कम हो जाए मॉलिक्यूल्स, यहाँ से एक कम हो जाए और एक आगे चला जाए, तो 3 बराबर 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, कि जिस साइड को अगर प्रेशर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर प्रेशर इस साइड इंक्रीज हो रहा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इस साइड। और मान लो अगर रिएक्टेंट साइड 4 मॉलिक्यूल्स होते और प्रोडक्ट साइड 4 मॉलिक्यूल्स होते, रिएक्टेंट साइड 2 मॉलिक्यूल्स होते, तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होना है दोस्तों, बैकवर्ड। तब इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होना था, बैकवर्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दोस्तों इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेंगे, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट करेंगे, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेंगे, हम बैकवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट करेंगे। तो ये भी दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लेना। इन दोनों से क्वेश्चन बन जाता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास अरहेनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस। एसिड क्या होता है दोस्तों, विच अरहेनिस मैंने पहले भी करवाया, एसिड बेस। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं जल्दी करवा दूंगा आपको कि एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव देते हैं, और बेस क्या होता है जो OH नेगेटिव बोल देते हैं। ये किसने बोला था, अरहेनिस ने बोला था। ब्रॉन्स्टेटिन क्या बोला दोस्तों कि एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव देते पर, और बेस क्या होता है दोस्तों जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। ये याद रखना दोस्तों, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इससे दोस्तों क्वेश्चन आता है हमारे पास कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड का। तो ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप पढ़ ही लेना, कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मान लो हमारे को कंजुगेटेड बेस निकालना है, HCl3 नेगेटिव है दोस्तों। तो दोस्तों इसका हम कंजुगेटेड बेस जब भी हम निकालेंगे तो हम H पॉजिटिव को हमेशा रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव क्या करेंगे, हम छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, H पॉजिटिव को क्या करेंगे, हम रिलीज करेंगे जब भी हमारे को क्या निकालना, बेस क्या होता है, एक्सेप्ट प्रोटोन। दोस्तों तो अगर कंजुगेटेड बेस निकालना तो हमारे को H हमारे को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो मान लो एक इक्वेशन थी HCO3 नेगेटिव है दोस्तों, इसका अगर हमारे को कंजुगेटेड बेस निकालना तो क्या करना पड़ेगा, H हटाना पड़ेगा। H जब भी हम हटाते तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। H जब भी हम हटाते तो नेगेटिव साइन बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो पहले से -1 चार्ज है, तो एक और नेगेटिव साइन बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CO3 2 नेगेटिव। तो इसका ये कंजुगेटेड बेस आ गया दोस्तों। HCO3 नेगेटिव का कंजुगेटेड बेस क्या है, CO3 2 नेगेटिव। वैसे ही सेम दोस्तों H2S से, तो H2S से क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं दोस्तों, तो एक H रिमूव करेंगे, एक H रिमूव करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, एक H बचेगा, HS नेगेटिव, क्या आ जाएगा, HS नेगेटिव। अगर फिर से रिमूव करना है ये वाला H तो क्या आ जाएगा दोस्तों, नेगेटिव है, एक और -1 ऐड कर देगा तो S-2। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या आ जाएंगे, इसके कंजुगेटेड बेस आ जाएंगे। वैसे ही दोस्तों NH3 का कंजुगेटेड बेस क्या है, ये सारे एग्जांपल दोस्तों मैंने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर्स में वो लिखे हैं। तो NH3 का जब हम कंजुगेटेड बेस निकालेंगे तो एक H रिमूव करेंगे, एक H रिमूव करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे NH2 बच जाएगा। और होता क्या है दोस्तों, एक नेगेटिव साइन भी बढ़ जाता है, तो NH2 नेगेटिव आ जाएगा, या -1 भी लिख सकते हैं दोस्तों, कई जगह माइनस ही लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, कई जगह माइनस लिखा होगा।
वैसे ही दोस्तों HNO3 है, HNO3 का कंजुगेटेड बेस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक H रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा NO3, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, कंजुगेटेड एसिड इसका उल्टा हो जाता है, इसमें H पॉजिटिव ऐड करते हैं, इसमें नेगेटिव साइन बढ़ा तो इसमें पॉजिटिव साइन बढ़ता है। तो H2O था दोस्तों, सिंपल, इसमें एक H पॉजिटिव एक H ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2 था H3 बन जाएगा, H3O, और साइन किसका आएगा दोस्तों, एक पॉजिटिव। याद रखना इसमें जब H ऐड करेंगे तो पॉजिटिव साइन ऐड करेंगे, और जब H रिमूव करेंगे तो नेगेटिव साइन ऐड करेंगे। वैसे ही दोस्तों OH नेगेटिव, यहाँ दोस्तों पहले से नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे -1 है तो +1 कर देंगे। ठीक है, एक ऐड क्या होगा, +1 होगा। ठीक है दोस्तों, और एक H रिमूव होगा तो माइनस प्लस 1 जीरो आ जाएगा, तो H कितने हो जाएंगे, H एक था पहले, अब कितने हो जाएंगे, 2, तो H2O बन जाएगा इसका। इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, H2O बन जाएगा। वैसे ही सेम दोस्तों HSO4 नेगेटिव, एक H ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव को एक H नेगेटिव 1 था तो एक ऐड करेंगे तो नेगेटिव +1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो क्या बचेगा है H2SO4 बच जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव का क्या होगा दोस्तों, फिर से एक H ऐड करेंगे तो HNO3, ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे पास कंजुगेटेड बेस और कंजुगेटेड एसिड, इससे दोनों से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो ध्यान से इसको देखना। नेक्स्ट है हमारे पास लुईस कॉन्सेप्ट। एसिड क्या होता है, विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, कंजुगेटेड, वो क्या होते हैं दोस्तों, लुईस एसिड होता है। और जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या होते हैं दोस्तों, लुईस बेस होते हैं। एग्जाम्पल लिखे मैंने दोस्तों, डोनेट कौन करेंगे, जिसके पास लोन पेयर होगा या जिसके पास नेगेटिव साइन होगा वही डोनेट कर सकता है दोस्तों, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वही डोनेट करेंगे। और एक्सेप्ट कौन कौन करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे BF3 है, ये भी हमारे पास क्या है, लुईस एसिड है। जो डोनेट करेंगे वो क्या होगा, जैसे NH3, तो NH3 पे क्या होता है दोस्तों, लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर होगा तो यही डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए दोस्तों ये याद रखना, एसिड, लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास pH ऑफ ए सॉल्यूशन, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे pH निकालने को आती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो pH क्या होती है दोस्तों, मैंने करवा रखी है आपको पिछली वीडियो में भी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कई जगह नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव भी लिखा होता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, याद रखना, KW की वैल्यू हम इसमें निकालते H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 10⁻⁻14 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 10⁻⁻14। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 10⁻⁻14। और मान लो अगर H पॉजिटिव प्लस, देखो दोस्तों यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 10⁻⁻14 होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमारे को OH नेगेटिव की या H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम, H पॉजिटिव इजिकल टू 10⁻⁻14 अपॉन OH नेगेटिव। तो दोस्तों ये भी याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.001 मोलर HNO3, ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन जो आए हुए मैंने दोनों ही इस पर करवा दूंगा, आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे HP टेट में आए हुए हैं दोस्तों। तो हमारे पास pH क्या होती है दोस्तों, कैलकुलेट दी pH निकालनी हमारे को किसकी, 0.001 इंटू 1 HNO3 की दोस्तों। ठीक है, तो 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10⁻⁻3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो ऐसे लिख लो आप, 0.001 है दोस्तों, इसको हटाएंगे 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 में कितनी जीरो होती है दोस्तों, 3 होती है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 ये लिखेंगे दोस्तों। अगर ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻3, अपॉन से ऊपर चल जाएगा तो माइनस में आ जाती पावर। तो pH बोला हमारे को किसकी, इसकी निकालने का, तो pH क्या थी हमारे पास, माइनस लॉग इंटू H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस की कितनी दोस्तों, इसमें 10⁻⁻3 दी है, तो क्या आ जाएगी pH, माइनस लॉग इसे 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस, अभी दोस्तों मल्टीप्लाई में तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 3 लॉग की पावर
10। ठीक है दोस्तों, और log 10 की पावर क्या होती है, ये तो दोस्तों हमारे पास 0 बन जाता है, और log 10 की वैल्यू 3 वैसे ही रह जाता है। log 10 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देख लेना, ये पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द pH ऑफ 0.05 m ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ये ध्यान से देखना दोस्तों, pH निकाली हमारे को किसकी 0.005 की। ठीक है दोस्तों, pH निकाली, और तो NaOH सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, OH नेगेटिव होता है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, OH नेगेटिव होता है। तो pH क्या होता है दोस्तों, हमारे पास pH होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे तो दोस्तों H पॉजिटिव होता है, OH तो होता ही नहीं, तो हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले दोस्तों H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। H पॉजिटिव की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम दोस्तों, अभी बता रखा था मैंने आपको। H पॉजिटिव OH नेगेटिव किसके बराबर होता है दोस्तों, हमारे पास 10⁻⁻14 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को, H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻14 अपॉन में कितना चल जाएगा दोस्तों OH नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे OH नेगेटिव की वैल्यू दी हमारे पास 0.005। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻14 अपॉन OH था, OH की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 10⁻14 अपॉन OH की वैल्यू कितनी थी 5⁻10⁻3, 5 इंटू 10⁻3। ठीक है दोस्तों, तो इसको काट के आएगा 5 2 जा 10। समझ आ गया यहाँ तक कैसे हुआ है कि हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव किसके बराबर होता है, 10⁻14 के बराबर होता है दोस्तों। यहाँ से H पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी, क्यों 10⁻14 अपॉन OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी 0.05 था, 0.005 था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/1000। 5/1000 का मतलब है 5/10⁻3, और जब 10⁻3 ऊपर ले जाएंगे तो 5 इंटू 10⁻3। ये आ गई हमारे पास OH की वैल्यू, तो 10⁻14 अपॉन 5 इंटू 10⁻3। 5 से 5 कट गया 2, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी 2 इंटू 10, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻14 था। ठीक है दोस्तों, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -3, 2 इंटू 10⁻11 आना था। और दोस्तों जब हम 10 भी लिखते, 10 क्या थे 2 थे दोस्तों, तो एक और प्लस हो जाएगी इसमें, तो 2 इंटू 10⁻12 आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, तो 2 इंटू 10⁻12 आ गई। अब होता है दोस्तों pH माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। हमारे को H पॉजिटिव की वैल्यू पहले दोस्तों निकालनी ही पड़नी थी, क्योंकि pH हमारे पास क्या होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे OH नेगेटिव होता है दोस्तों, तो जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि डायरेक्ट वैल्यू भर दी। ठीक है दोस्तों, पर इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास OH नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारे को OH नेगेटिव से हमारे को किसकी वैल्यू निकाली, हमारे को H पॉजिटिव की निकालनी पड़नी थी। तो माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू 10⁻12। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 2 पहले आ जाएगा, माइनस लॉग 2 पहले आ जाएगा, और इसका दोस्तों माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 लॉग की पावर 10। ठीक है दोस्तों, तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों -0.3010। ठीक है, प्लस लॉग प्लस 12 आ जाएगा, तो इसमें जब हम करेंगे सॉल्व तो 11.6990 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व करना आपको दिखा देते, देखो तो 2 दोस्तों जब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है माइनस क्या था दोस्तों लॉग 2 इंटू 10⁻12 था दोस्तों, तो 2 पहले लिख लेंगे, 2 इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस लॉग 2 मल्टीप्लाई किया। अब दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, तो माइनस पहले से था यहाँ पे, और -12 हम पहले लिखते हैं, माइनस माइनस 12 बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों +12 लॉग, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों सिर्फ 10 ही बचा 10, तो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 12 लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 12 भी बच जाएगा यहाँ पे। तो ये log 2 क्या था माइनस में था, तो 12 प्लस माइनस 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 करके आ जाएगा हमारे पास 11.6990। नेक्स्ट हमारे पास बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज ऑफ ए pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन द एसिडिक ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस।
आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हमेशा याद रखना दोस्तों, जो पीएच को क्या करता है, रजिस्ट करता है। क्या करता है, रजिस्ट, पीएच को जो रोकता है बाय एडिंग स्मॉल एसिड या बेस डाल के, पीएच को चेंज होने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दो प्रकार के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बफर वो होते हैं जो वीक एसिड होंगे। एसिडिक बफर कौन से होंगे, जो वीक एसिड होंगे। वीक एसिड कौन से हमारे पास, जैसे हमारे पास CH3COOH हो गया, ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, तो ये क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। तो बेसिक बफर क्या होते हैं, जो वीक बेस होंगे। वीक बेस कौन से होते हैं, तो जैसे हमारे पास NH4OH है, ये क्या है, वीक बेस है। NH4Cl, ये क्या है, वीक बेस है। तो वीक बेस से क्या आते हैं, हमेशा बेसिक बफर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई बार बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऑप्शन था टू रजिस्ट दी पीएच, जो पीएच चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है, पीएच चेंज होने को रोकता है बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम दोस्तों इम्पोर्टेंट MCQ। तो हमारे इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 25 डेज़ में आपको सारा कंटेंट और PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, और उससे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, क्योंकि हमने पूरी NCERT को पढ़ के ये PDF भी बना रखी है दोस्तों। तो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना और अपने साथ कॉपी पेन में ज़रूर लिख लेना, या हमारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय, पीएच क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में ये है नहीं। ठीक है, पीएच तो क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव का मतलब है हमारे पास क्या होगा दोस्तों, लॉग वैसे ही रहेगा। नेगेटिव क्या होता है, अपॉन, तो अपॉन में क्या चल जाएगा, H पॉजिटिव चल जाएगा। लॉग 1/H पॉजिटिव क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा। और ऑप्शन ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 1/log H पॉजिटिव भी लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्शन ध्यान से देखना, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। तो दोस्तों नेगेटिव को जब भी हम हटाते हैं तो लॉग वैसे ही रहेगा, और वो कहाँ चल जाएगा, अपॉन में, तो 1/H पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास द यूनिट ऑफ आर डज नॉट डिपेंड। यूनिट ऑफ आर किस पे डिपेंड नहीं करती, तो यूनिट ऑफ पी इक्वल टू NRT था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, PV/N/T, मतलब प्रेशर पे भी करती है, वॉल्यूम पे भी करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे भी करती है, और टेम्परेचर पे भी करती है। तो एनर्जी पे नहीं करती दोस्तों, तो आर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HP टेट में आया हुआ है। मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे टिक करवाता रहूँगा कि जो स्फेरिकल शेप होती है हमारी लिक्विड ड्रॉप्स की, वो किसकी वजह से होती है दोस्तों, सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से होती है दोस्तों, सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास दी इंटरनल एनर्जी ऑफ ए 1 मोल ऑफ लिक्विड गैस इक्वल टू 3/2 RT। क्या होगा दोस्तों, 3/2 RT। हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, वैसे क्या एक और रिलेशनशिप पढ़ा था हमने, MnU स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल्स का। ठीक है दोस्तों, यहीं से रिलेशनशिप ड्राइव होता है, 3/2 इसकी RT की वैल्यू आ जाती है। तो दोस्तों कई बार ऑप्शन 3/2 PV भी होता दिया, तो क्योंकि PV इक्वल टू क्या है दोस्तों, NRT है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब 1 है तो क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू RT आ जाएगा, तो PV की जगह हम RT भी लिख सकते हैं। 3/2 RT इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइज। लिक्विड का इवेपोरेशन जब होगी तो लिक्विड का टेम्परेचर राइज होगा, नहीं दोस्तों, लिक्विड का टेम्परेचर राइज होगा तो इवेपोरेशन तो हो ही नहीं सकती। इवेपोरेशन तो क्या है, एक प्रकार से भाप बनना है, तो लिक्विड का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो लिक्विड के भाप बनेंगे। तो दोस्तों द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बिलो, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर द रिएक्शन। हमारे पास कंसीडर रिएक्शन दिए, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 प्लस O2 गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, और डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोस्तों कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ली चार्टियर प्रिंसिपल, तो इसको हमारे को क्या करना है दोस्तों, हमारे को इसको ली चार्टियर प्रिंसिपल से हमारे को इसको काउंटर, अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो दोस्तों हमारे को इसको अगर काउंटर इसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब लोअरिंग दी टेम्परेचर, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका कुछ आंसर क्या होना था, राइट आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपको हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। कंजुगेटेड बेस मैंने आपको बताया था क्या होता है कंजुगेटेड बेस, तो हमारे को कंजुगेटेड बेस निकालना है किसका दोस्तों, HPO4 2 नेगेटिव का। इसका दोस्तों हमारे को क्या निकालना है, हमारे को कंजुगेटेड बेस निकालना है। तो दोस्तों मैंने बता रखा आपको कि कंजुगेटेड बेस क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे पास H पॉजिटिव क्या होता है, रिमूव होता है। तो दोस्तों ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारे पास PO4 3 नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन हमारे पास H2PO4 नेगेटिव, और तीसरा ऑप्शन है H3PO4, और चौथा ऑप्शन है H3PO3। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। हम क्योंकि दोस्तों आपको पूरी NCERT पढ़ के आपके लिए 25 डेज़ में ही सारा केमिस्ट्री पोर्शन ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो इस वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। अब जो भी HP टेट की तैयारी करें उनको ज़रूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।